वेलकम बैक। दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। अब हम इसमें जानेंगे इस दूसरे पार्ट में द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट, यानी सिल्क रूट की कहानी। सबसे पहले जानिए कि सिल्क होती क्या है। देखिए, सिल्क जो होती है द रिच ग्लोजी कलर्स ऑफ ए सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर मेक इट ए हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटीज। आज सिल्क के कपड़े का बहुत महत्व है। धार्मिक समारोहों पर, विवाह हो, शादी हो, मुंडन हो, उपनयन हो, तो सिल्क कपड़े को महत्व दिया जाता है। सिल्क कपड़े लोग पहने जाते हैं। पहले क्या था कि जो भी अच्छे रूलिंग एरिस्टोक्रेट फैमिली होते थे तो वहां सिल्क, या रोमन रूलर्स, किंग्स, तो उसको वे लोग सिल्क के कपड़े पहनते थे और सिल्क एक ट्रेंड बन चुका था पहनने का। इसलिए सिल्क की अच्छा खासा मांग था, अच्छी खासी मांग थी यूरोप में। तो मेकिंग सिल्क बनाना आसान नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। रॉ सिल्क हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कुकून्स ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क के कीड़े होते हैं, उससे जो कुकून्स होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, फिर उससे धागे बुने जाते हैं एंड देन वुवन इनटू क्लॉथ। उसके बाद उससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना। चाइना में सिल्क के कपड़े पहले तैयार हो गए। सूत काटने की खोज भी चाइना में ही हुई थी। तो लगभग 7000 साल पहले सिल्क के कपड़े का प्रोडक्शन किया जाने लगा। तो अब है while the method remaining a cloth guarded sacred for the thousands of years, हजारों साल तक ये रहस्य बना रहा कपड़े कैसे बनते हैं। तो एक closely guarded sacred for thousands of years, some people from horseback from China who went to distant lands on foot। तो चाइना से जब से कपड़े बनाए जाने लगे तो चाइना से जो लोग या जो ट्रेडर्स दूसरे जगह जाते थे तो वो अपने साथ इस कपड़े को ले जाते थे और फिर इसका अच्छा खासा व्यापार धीरे धीरे होने लगा। और रोमन कंट्री, जो भी अन्य यूरोपियन कंट्री थे, वहां इसकी अच्छी खासी मांग बढ़ गई। तो सिल्क रूट, इससे क्या हुआ कि अब एक रूट का खोज हुआ जहां से व्यापारी गुजरते थे। क्या था कि जहां से व्यापारी सिल्क कपड़े को ले जाते थे और अन्य कंट्री में जाकर उसको सेल कर देते थे। अब सवाल है सिल्क रूट। तो सिल्क रूट पर अधिकार था कुषाणों का। ये सिल्क रूट जो था ये काफी भयानक रोड होता था। यहाँ पर्वत, पठार, कंकर, पत्थर, बालू आदि से गुजरना पड़ता था। दूसरी बात, इस रूट में ढेर सारे लुटेरे रहते थे जो उसके सामान को लूट लिया करते थे। तो ये कुषाण वंश के शासकों ने क्या किया, सिल्क रूट पर अपना अधिकार कर लिया और वहां के तो सिल्क जो व्यापारी थे ना, तो उससे वो लोग टैक्स वसूलने लगा और बदले में व्यापारियों को प्रोटेक्शन दिया। किसने? कुषाणों ने, खास करके कनिष्क के शासनकाल में। कुषाणों ने सोने के सिक्के बहुत चलाए थे, ये आपको जानकारी होगी। तो कुषाणों ने सिल्क रूट पर अधिकार कर लिया और उससे टैक्स वसूलने लगा। लेकिन ये सिल्क कपड़े जो है उस समय काफी प्रचलन में आ गए थे। जो भी हाई प्रोफाइल के लोग होते थे, एरिस्टोक्रेट लोग होते थे, वे लोग राजा महाराजे आदि, तो वे लोग सिल्क कपड़े पहना करते थे। तो इतना हम सिल्क रूट के बारे में जानते हैं कि सिल्क रूट काफी डेंजरस था। चूंकि ये गुजरता था माउंटेन्स एंड डिजर्ट से, तो पीपल लिविंग अलोंग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स फॉर अलाउइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। तो लोगों को गुजरने के लिए वो लोग क्या करता था, टैक्स मांगता था, रंगदारी मांगता था, तभी हम गुजरने देंगे आपको। बदले में सुरक्षा उसको दिया जाने लगा। तो उसके बाद है द बेस्ट ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल्ड द सिल्क रूट वेयर द कुषाण्स हु रूल्ड ओवर सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 years ago. Their two major centers of power were पेशावर एंड मथुरा। उसकी दो राजधानी थी, कुषाणों की दो राजधानी थी। पहला था पेशावर जिसे पुरुषपुर भी कहा जाता है और दूसरा है मथुरा जिसे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। तो मथुरा का धार्मिक और व्यापारिक दोनों महत्व है। उसके बाद है तो देयर टू मेजर सेंटर्स, मैंने बता दिया, एक था पेशावर, दूसरा मथुरा। तक्षशिला वर आल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। तक्षशिला भी उसके साम्राज्य में शामिल था। ड्यूरिंग देयर रूल, यानी उनके शासन के दरमियान, ए ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया
डाउन टू द सिल्क रूट डाउन टू द सीपोर्ट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस। इंडस के मुहाने तक व्यापार होता था, फ्रॉम वेयर सिल्क वाज शिफ्ट वेस्टवार्ड। तो इतना सिल्क रूट के बाद में जानते हैं। तो सिल्क रूट के बाद क्या हुआ, इसी रूट से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी होने लगा, यानी द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म अब हम लोग जानेंगे। देखिए द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर्स वो था कनिष्का, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। इसी के समय बौद्ध धर्म बट गया था दो पार्ट में, एक हीनयान हो गया, दूसरा महायान हो गया। तो ही ऑर्गेनाइज्ड ए बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी कनिष्क के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर में, याद रखेंगे आप लोग। वेयर स्कॉलर्स मेट एंड डिस्कस इंपोर्टेंट मैटर्स। तो इस मीटिंग में जो विद्वान लोग थे वो एकत्रित हुए और फिर डिस्कस हुई तरह तरह की बातों पर। तो अश्वघोष वाज ए कोर्ट पोएट, उसने लिखा जीवनी, इसकी जीवनी तो बुद्ध की जीवनी लिखा, जिसका नाम दिया गया बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखा गया, अश्वघोष के द्वारा। एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर नाउ बिगन राइटिंग इन संस्कृत। अब जो भी अन्य बुद्धिस्ट स्कॉलर थे उसने संस्कृत में लिखने लगा बौद्ध धर्म के बारे में। तो ए न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, अब एक नया फॉर्म यहाँ आया, वो था महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म यानी महायान के जो भी अनुयायी थे ना, उसका मानना था कि बुद्ध भगवान है, उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा की जाने लगी, जबकि हीनयान में बुद्ध को एक साधारण व्यक्ति कहा गया है। तो यही डिफरेंस था हीनयान और महायान। तो तृतीय बौद्ध संगीति के बाद महायान शाखा का उदय हुआ और इस धर्म के फॉलोअर्स जो भी थे ना, उसने गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया, गॉड का दर्जा दिया। ए न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, महायान, नाउ डेवलप्ड। These had two distinct features. Earlier, the Buddha's presence was shown in sculpture by using certain signs. पहले चिन्ह सिंबलाइज किया जाता था, लेकिन बाद में बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी। Many of these were made in मथुरा। अब ये मूर्तियां कहाँ बनाई जाती थी, तो ये मूर्तियां मथुरा में बनाई जाती थी, while others were made in तक्षशिला, जबकि कुछ तक्षशिला में भी बनाए जाते थे। ये याद रखने आपको, बुद्ध की मूर्तियां कहाँ बनती थी, एक तक्षशिला में और दूसरा मथुरा में ज्यादा मूर्तियां बनती थी। अब है बोधिसत्व। तो देखिए जो एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लेते थे उसको बोधिसत्व का दर्जा दिया जाता था। इसका अर्थ हुआ कि जिसने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो these were supposed to be person who had attained enlightenment. Once they attained enlightenment, जब एक बार उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी तो they could live in isolation, तो वो एकांत में रहा करने लगते थे, एंड मेडिटेट इन पीस, और शांति में शांत होकर के चिंतन मनन ध्यान करते थे। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल। इसके अलावे वे लोग परोपकारी होते थे, दूसरे लोगों का की मदद किया करते थे, उसके कल्याण के बारे में सोचते थे, उसको धार्मिक शिक्षा नैतिक शिक्षा दिया करते थे। और इस तरह से फिर सेंट्रल इंडिया, चाइना, कोरिया, जापान आदि देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया। अब है कि some of these caves were made on the order of kings and queens। ये जो होते थे केव्स, मोनास्ट्री जो बनवाए जाते थे वो किसके द्वारा, राजा रानी के आदेश पर ये मोनास्ट्री बनवाए जाते थे। इसमें राजा रानी या जो भी धनी सौदागर होता था उसके आदेश पर मोनास्ट्रीज, केव्स आदि बनाए जाते थे। These were often located near passes। ये दर्रे के समीप होते थे। थ्रू द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में हो गया आपको, या तो रोड्स कनेक्टिंग prosperous ports on the coast with cities in the Deccan ran through these passes। तो ढेर सारे पासेज के समीप ही ये गुफा बनाए जाते थे, मोनास्ट्रीज बनाए जाते थे, जहाँ बौद्ध तीर्थयात्री या मॉन्क्स जो होता था वो रेनी सीजन में ठहरते थे। तो इसका महत्व बहुत ज्यादा था मोनास्ट्रीज का, चूंकि यही वो स्थल होते थे जहाँ बौद्ध बुद्धिस्ट मॉन्क ठहरते थे रेनी सीजन में। चूंकि भिक्षाटन करके ही भोजन करते थे तो सालों भर घूमते रहते थे, लेकिन रेनी सीजन में तो नहीं घूम सकते, इसलिए रेनी सीजन में ये लोग मोनास्ट्रीज में ठहर जाते थे। उसके बाद तो बौद्ध धर्म का प्रचार और भी अन्य देशों में हुआ, जैसे श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्ट एशिया इंक्लूडिंग
इंडोनेशिया, इंडोनेशिया सब में भी इस धर्म का प्रचार हुआ। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नॉन एज थेरवाद, थेरवाद जो है ये भी बुद्धिज्म का ही, बौद्ध धर्म का ही एक शाखा है। तो थेरवाद बुद्धिज्म वाज मोर पॉपुलर इन दिस एरिया, इन क्षेत्रों में थेरवाद ज्यादा पॉपुलर रहा। तो बच्चों अगले वीडियो में मैं फिर पिलग्रिम्स के बारे में बताऊंगा। 3-4 पार्ट में ये वीडियो ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।